नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही, तो आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में, इसके भेदों के बारे में और फिर पूरे विस्तार से उन सभी भेदों का उदाहरण के साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। छंद और अलंकार ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, तो सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रश्न इससे आते ही आते हैं। पिछला वीडियो मैंने अलंकार से संबंधित बनाया था, जिसमें मैंने सभी अलंकारों को बहुत आसान से समझाया है। तो यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आप जा कर के ज़रूर से देख लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है अलंकार। और एक बार देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आप आराम से अलंकार को समझ जाएंगे और कभी गलती नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हम छंद पढ़ेंगे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि हम गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के सभी विषय वस्तुओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो सभी वीडियोस जो मैंने अब तक बनाई है हिंदी साहित्य से, समस्त कथा साहित्य से, समस्त उपन्यास से, निबंध से, जितनी भी वीडियो मैंने अब तक बनाई है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस भी क्लास की PDF आपको चाहिए वहाँ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करा दूँगी। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे छंदों के बारे में पढ़ना। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। तो क्या क्या? तो सबसे पहले अक्षर, अक्षरों की संख्या, उसका क्रम, किसका क्रम? अक्षरों का क्रम, अक्षरों की ही मात्रा गणना, यति, गति, अभी हम आगे चलकर इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, आदि से संबंधित जितने भी नियम होते हैं, और वो नियम किसमें? पद्य रचना में, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें अक्षरों से, अक्षरों की संख्या से, क्रम से, मात्रा से, यति, गति से ये जो संबंधित नियम होते हैं यही होते हैं छंद। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंदः सूत्र से होता है। किसके सूत्र से? पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। किसे? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि किसे पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से ही छंद शास्त्र का आरंभ माना गया है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में, किस शैली में? ध्यान दीजिएगा, सूत्र शैली में ईस्वी पूर्व 200 के आसपास की गई थी। तो ईसा पूर्व 200 के आसपास के लगभग छंद सूत्र की रचना किस शैली में? सूत्र शैली में पिंगलाचार्य ने की थी। अब देखिए, छंद में मैंने दो लिखा है। ये दो पता है क्यों लिखा है? क्योंकि छंद के दो प्रमुख भेद होते हैं। आगे चल करके हम इन भेदों को भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि छंद के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दो लिखा है। आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे छंद के प्रमुख अवयवों की। तो छंद के यदि प्रमुख अवयवों की परिभाषा और अर्थ हम देखें, उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि छंद के प्रमुख अवयव कितने होते हैं? 5। कितने अवयव? 5 अवयव होते हैं छंद के प्रमुख, जिसमें पहला अवयव है चरण या पाद। अब देखिए, चरण या पाद को पारिभाषिक अर्थ में कैसे समझेंगे? तो किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उस एक चरण का पाद कहते हैं। अर्थात किसी भी छंद की जो प्रधान यति होती है, यति अर्थात, यति का मतलब होता है विश्राम या विराम, अर्थात जहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। तो किसी भी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उस एक चरण या पाद कहते हैं उसका। तो यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं, और ये देखिए, ये जो 4 चरण है
केवीएस की परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है और नेट की परीक्षा में तो पूछा ही जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं छंद में। प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या क्रम के अनुसार नियोजित रहती है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ही छंद की परिभाषा में कि छंद वही होता है जिसमें मात्रा की गणना हो, क्रम की बात की जाए, एक विशिष्ट नियम के तहत लिखी जाए, पद्य रचना, वही होता है छंद। तो जाहिर सी बात है कि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या क्रमानुसार अर्थात क्रम के अनुसार नियोजित रहती है। अब 4 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। चरण या पाद परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने चरण होते हैं। छंद में 4 चरण होते हैं। अगला है वर्ण और मात्रा। अब तो हमने पाद या चरण देख लिया, अब देखेंगे क्या वर्ण और मात्रा। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि ध्वनि सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के वर्ण माने गए हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के वर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? ह्रस्व व दीर्घ। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रस्व व दीर्घ को मात्रा कहा जाता है। तो वर्ण 2 प्रकार के हुए। 2 प्रकार इसलिए क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को या हम ह्रस्व में लिखते हैं या तो हम दीर्घ में लिखते हैं। जैसे छोटी ई ह्रस्व लिखे या फिर बड़ी ई दीर्घ लिखे। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि मात्रा क्या हुई? ह्रस्व स्वर में ह्रस्व व दीर्घ को ही मात्रा कहा गया, अर्थात मात्रा या तो ह्रस्व लगेगा या तो दीर्घ लगेगा। मात्रा या तो छोटी ई लगेगी या तो बड़ी लगेगी। तो या तो छोटा ऊ लगेगा या तो बड़ा ऊ लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि मात्रा जो भी होता है वो छंद शास्त्र में ह्रस्व व दीर्घ को आधार बनाकर लिखा जाता है, तथा ह्रस्व के लिए लघु एवं दीर्घ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिए, ये चिन्ह है। लघु के लिए इस प्रकार का एक चिन्ह है और दीर्घ के लिए अर्थात गुरु के लिए इस एस तरह का एक शब्द का चिन्ह बनाया हुआ है, जिसको हम पहचानते लघु और गुरु से। मात्रा को जो ह्रस्व और दीर्घ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया वर्ण और मात्रा। आगे हम पढ़ेंगे गण के बारे में। अब देखिए, जिस प्रकार वर्ण और मात्रा में 2 भेद थे, 2 प्रकार थे, उसी प्रकार गण में 8 प्रकार होते हैं। अब हम देख लेंगे कैसे। तो गण क्या है? तो लघु गुरु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए 3-3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई है। कितने? 3-3 वर्ण के स्वतंत्र समूह की कल्पना की गई है। क्यों की गई है? गुरु और लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए। तो 3-3 वर्णों के स्वतंत्र समूह की कल्पना की गई है, जिन्हें गण कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? गण। ये जो 3-3 वर्णों का स्वतंत्र समूह है जिसकी कल्पना की गई है, उसे ही गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि गण कितने होते हैं? 8 गण होते हैं। ठीक है। अगला है यति। हम ध्यान दीजिएगा, अवयवों के बारे में पढ़ रहे छंद के। तो छंद का अगला अवयव क्या है? यति। अब यति का अर्थ क्या हुआ? जैसा मैंने आपको बताया कि विराम या विश्राम होता है यति का अर्थ। वही आप शुरुआत में पढ़े होंगे परिभाषा में कि यति गति आदि से संबंधित होता है ना, विशिष्ट नियम। तो यति का अर्थ तो आपने देख लिया कि विराम या विश्राम होता है। वही गति का क्या अर्थ होता है? तो गति का अर्थ देखिए शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा। गति यानी होता है कि प्रवाह, मतलब उसका लय कैसा है, उसका प्रवाह कैसा है। ठीक है। तो यति का अर्थ हो गया विराम या विश्राम और गति का अर्थ क्या हो गया? लय या प्रवाह। तो यति में क्या है कि यति का अर्थ विराम या विश्राम हो गया। अगला जो अवयव है छंद का वो है तुक। तो चरणांत अर्थात चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। होता है ना, जब कोई भी कविता लिखी जाती है तो एक देखा जाता है कि उसमें किस प्रकार का तुक है। तो अंत में उसमें एक समान स्वर या व्यंजन आते हैं, एक तुक बन जाता है। तो वही चीज़ है कि तुक क्या है कि चरणांत अर्थात चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। ठीक है। तो ये छंद के कुछ 5 अवयव थे: चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, गण, यति और तुक। आगे है
मात्रा और वर्ण के विचार से, किसके विचार से? मात्रा के विचार से और वर्ण के विचार से छंद के मुख्यतः दो भेद होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इसलिए मैंने दो में गोला करके उसमें लिखा था छंद के ऊपर, क्योंकि छंद के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अब दो भेद कौन कौन से हैं? अब जाहिर सी बात है कि मात्रा और वर्ण के विचार से किया गया है दो भेद, तो ये दोनों तो उपस्थित होंगे ही। तो एक हो गया मात्रिक, मात्रा से, और वर्ण से हो गया वर्णिक। तो एक मात्रिक छंद हो गया और एक वर्णिक छंद हो गया। ठीक है, तो ये दो छंद के भेद हो गए। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और इसी दोनों के अंतर्गत जितने भी छंद आते हैं वो समाहित होते हैं। हम इनको अलग अलग विभाजित करके पढ़ते चलेंगे। यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमुख मात्रिक छंदों को। आप एक ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, दसब रोच छकू। ये दसब रोज छकू का नाम इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक में बनाया है क्योंकि ये सभी जो छंद हैं वो मात्रिक छंद में आते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा छंद मात्रिक छंद है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा छंद वर्णिक छंद है। तो यदि आप मात्रिक छंद को जान जाएंगे तो बाकी के जो छंद है वो वर्णिक छंद हो गए। तो इसमें जो है मात्रिक छंदों में वो है दसब रोचक छकू। अब इसका पूरा अर्थ क्या होता है? तो द से दोहा, स से सोरठा, ब से बरवै, रो से रोला, च से चौपाई, छ से छप्पै और कु से कुंडलिया। तो आप यदि पुस्तक से पढ़ रहे हो तो वहाँ लिख लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इसको परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से मात्रिक छंद है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मात्रिक छंद है। अगर आपको मात्रिक छंद पता हो गया तो बाकी के जो बचे हैं वो सब वर्णिक छंद हो गए। तो यह ध्यान दीजिएगा। अब हम चलेंगे प्रमुख मात्रिक छंदों को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या है? दोहा। दोहा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि तुलसीदास जी का जैसे रामचरितमानस भी दोहा चौपाई शैली में लिखा हुआ है। तो अब पढ़ेंगे कि दोहा क्या होता है। तो दोहा वह अर्ध सम मात्रिक छंद है। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि दोहा किस प्रकार का छंद है? तो अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम क्यों? क्योंकि आधा समान होता है। अब कैसे आधा समान होता है देखेंगे। जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसीलिए ये आधा समान है, मतलब पूरा समान नहीं है। एक जगह क्या हो जा रही है? प्रथम तृतीय में 13 मात्रा हो जा रही है, तो वहीं द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्रा हो जा रही है। इसीलिए ये कैसा छंद है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। और अभी अभी हमने गुरु और लघु पढ़ा ही। गुरु का अर्थ क्या हो गया? दीर्घ स्वर, और लघु का क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो कहता है कि सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। तो ये सभी दोहा की विशेषताएं हैं। आपको संदर्भों में भी कथन और प्रश्न के रूप में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि दोहा में क्या क्या होता है। अर्धसम मात्रिक छंद है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्रा, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्रा, और कुल मिला के कितनी मात्रा हो गई? 13 जोड़ 11 बराबर 24 मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जो समचरण होते हैं उसके अंत में गुरु लघु कुछ भी दोनों में से होता ही होता है। ठीक है, समचरण का मतलब क्या हो गया? 13-13 वाली मात्राओं में, जैसे कि पहले और तृतीय ये आपस में तो समान है, द्वितीय और चतुर्थ ये भी आपस में तो समान है। ठीक है, ये चारों जो है, मतलब ये 2 और ये 2, ये एक दूसरे से बिल्कुल अर्ध समान है, समान नहीं है, लेकिन ये आपस में तो समान ही है। तो कहता है कि जो समचरण होते हैं उसके अंत में गुरु लघु होता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे सोरठा को। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो सोरठा भी कैसा छंद है? तो अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? अर्थात इसके
प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस हिसाब से दोहा का उल्टा क्या हो गया? सोरठा। ये भी प्रश्न कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है कि दोहा का उल्टा छंद कौन सा है? तो दोहा का उल्टा छंद है सोरठा। ठीक है, क्योंकि दोहा में जहाँ प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं थी, वही देखिए इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक है, तो ये ठीक विपरीत है दोहा का। अगला है रोला। यह सममात्रिक छंद है। अब देखिए ये कैसा मात्रिक छंद है? सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, इसीलिए रोला क्या है? सममात्रिक छंद माना जाता है। और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि रोला के 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है? तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, और यति का अर्थ अभी आपने पढ़ा ही, जिसका अर्थ होता है विराम या विश्राम। तो रोला के प्रत्येक 11 और 13 जो मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, उसमें एक यति आपको देखने को मिलेगा। इसी से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? रोला है। ठीक है, ये छंद कौन सा है? इसका रोला छंद है काव्य का, ऐसे समझा जाता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु की योजना रहती है। कई बार नेट की परीक्षाओं में ये भी प्रश्न बना है कि रोला के अंत में क्या रहता है? तो रोला के प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु रहता ही रहता है। ठीक है, या तो 2 गुरु रहेगा या तो 2 लघु रहेगा। तो आपको इससे भी अच्छे से देखना है। हम आगे चलेंगे। अगला छंद है चौपाई। यह सममात्रिक छंद है, अर्थात यह भी रोला की तरह कैसा है? सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा? 16 मात्राएं। रोला में कितनी मात्राएं थी? 24 मात्रा। चौपाई में कितनी मात्रा है? 16 मात्रा। और ये सममात्रिक छंद है रोला की तरह ही। तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसके अंत में कौन से होते हैं? लघु नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। इसके अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं चौपाई के अंत में, तथा अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चौपाई के अंत में वर्जित कर दिया गया है जगण और तगन का आना, अर्थात जगण और तगन आपको चौपाई के अंत में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। चौपाई के अंत में जगण और तगन का आना बिल्कुल वर्जित है, निषेध है, नहीं आ सकता। अगला हमारा छंद है बरवै। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अब देखिए बरवै भी कैसा छंद हो गया? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों अर्थात प्रथम व तृतीय में 12-12 मात्राओं को याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि कितनी मात्रा होती है बरवै के प्रथम या तृतीय चरण में, या कह लीजिए विषम चरणों में। ठीक है, तो विषम चरणों में अर्थात प्रथम व तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। वहीं सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं, और कुल मिला के 12 और 7 कितना हो गया? 19 मात्रा। ठीक है, तो 19 मात्राएं कुल मिलाकर के बरवे में हुई। और इसके सम चरणों के अंत में प्राय जगन या तगन पड़ता है। तो वहीं बरवे के सम चरणों में क्या पड़ता है? जगन एवं तगन पड़ता है। ठीक है, अगला है छप्पै। छप्पै वह विषम मात्रिक छंद है। अब देखिए ये कैसा छंद हो गया? विषम मात्रिक छंद हो गया छप्पै। ठीक है, जो 2 छंदों रोला तथा उल्लाला के मिश्रण से बनता है। अब देखिए छप्पै किससे बनता है? महत्वपूर्ण है ये। सबसे पहली बात तो ये विषम मात्रिक छंद है, जो अब तक कोई भी नहीं था। पहला है छप्पै विषम मात्रिक छंद। क्यों? क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बनता है। रोला और उल्लाला को मिला देने पर छप्पै बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। छप्पै से 6 ध्यान रखेंगे ही आप। ठीक है, कि 6 चरण होते हैं छप्पै में, और प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? प्रथम 4 चरण जो होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है। ठीक है, और अंतिम के जो 2 चरण होते हैं उसमें या तो 26-26 मात्रा होगी या तो फिर 28-28 मात्रा होगी। तो ये है छप्पै की विशेषता। ठीक है, अगला है कुंडलियाँ।
कुंडलियां वह विषम मात्रिक छंद है। अब देखिए, जिस प्रकार छप्पय विषम मात्रिक छंद था, उसी प्रकार कुंडलियां भी विषम मात्रिक छंद माना जाता है। जो दो छंदों, अब ये भी किसी दो छंद से मिलकर बना है। कौन कौन से? दोहा और रोला। अब देखिए, दोहा और रोला के मिलने से कुंडलियां बनता है, वही रोला के साथ जब उलाला मिलता है तो छप्पय बन जाता है। ठीक है, जबकि कुंडलियां में रोला के साथ कौन मिला? दोहा मिला, तो कुंडलियां बनी। ठीक है, तो दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है कुंडलियां, जिसमें 6 चरण होते हैं। अब कुंडलियां में भी कितने चरण हुए? 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके हर चरण जो होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में अर्थात 6 चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। और बात करें दोहा कहाँ आ जाता है, तो दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। तो इस प्रकार ये कुंडलियां की विशेषताएं थी, और इस प्रकार आपने संपूर्ण मात्रिक छंदों को पूरा पढ़ लिया है। जो महत्वपूर्ण मैंने बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही इससे। हम आगे चलेंगे। अब हम चलेंगे छंद के दूसरे भेद की तरफ, जो है वर्णिक छंद। यहाँ पे हम प्रमुख वर्णिक छंदों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है इंद्रवज्रा। तो इंद्रवज्रा क्या है? तो इंद्रवज्रा वह वार्णिक छंद है। अब देखिए, हम मात्रिक नहीं पढ़ रहे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम वार्णिक छंद पढ़ रहे हैं। तो इंद्रवज्रा वह वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अब तक मात्राएं थी, अब क्या हो गया? वर्ण। तो इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। किसके? इंद्रवज्रा के, जो इस क्रम में रखे जाते हैं। अब देखिए, क्रम क्या होता है वर्णों का? तो 2 तगण होता है, 1 जगन होता है, और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, तो 2 तगण, 1 जगन और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अब देखिए, तगण और जगन क्या होता है? तो एक शब्द है समूह, पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो समूह एक शब्द है। स, बड़ी उ की मात्रा म में, मु और ह। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ह्रस्व और दीर्घ की, अर्थात लघु और गुरु की। गुरु होता है दीर्घ और लघु होता है ह्रस्व। ठीक है, तो स जो कि क्या है? लघु, ह भी क्या है? लघु, लेकिन मु जो है वो क्या है? गुरु। तो जगण में क्या होता है? पहला और अंतिम वर्ण, पहला वर्ण स और अंतिम वर्ण ह। तो पहला और अंतिम वर्ण लघु होता है। ठीक है, और बीच का वर्ण क्या होता है? गुरु, तो वो कहलाता है जगण। यहाँ पे भी देखिए, पहला और अंतिम वर्ण क्या है? लघु है, बीच का वर्ण गुरु है, गुरु यानी दीर्घ है। ठीक है, तो समूह शब्द बना, तो ये हो गया जगण शब्द। ठीक है, वही तगण क्या होता है? तगण में जैसे आ, सा, न, अ में आकार है, ये क्या है? गुरु है, दीर्घ है। स में भी आकार है, तो ये भी गुरु है, दीर्घ है। और न, ये लघु है, तो ये कहलाता है तगण, अर्थात पहला 2 वर्ण गुरु होगा इसमें, और बाद वाला जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? लघु। तो उसी प्रकार यहाँ पर 2 पहले गुरु है, उसके बाद आ रहा है लघु, तो ये तगण शब्द है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इंद्रवज्रा का क्रम अगर देखा जाए तो क्या है? 2 तगण शब्द होते हैं, 1 जगण होता है, और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, ऐसा करके इंद्रवज्रा का काव्य रचा जाता है, या कह सकते हैं कि इंद्रवज्रा की ये शैली होती है लिखने की। ठीक है, हम आगे चलेंगे। अगला जो वर्णिक छंद है वो है द्रुत विलंबित। तो द्रुत विलंबित वह वर्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। किसके चरण कितने होते हैं? तो 4 चरण होते हैं द्रुत विलंबित के, और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो 1 नगन, 2 भगन और 1 रगण के क्रम से रहते हैं। अब देखिए, नगण, भगण और रगण क्या है? तो नगण क्या होता है? 3 वर्णों में
तीनों वर्ण लघु होते हैं। जैसे कसम एक शब्द है, इसमें 3 वर्ण है क स म, ये तीनों वर्ण क्या है, लघु है। तो इसी प्रकार द्रुत विलंबित में एक नगण होता है, 2 भगण होता है। भगण क्या है, तो इसका पहला जो वर्ण होता है वो गुरु होता है, बाद वाले दोनों वर्ण लघु होते हैं। जैसे कीमत, पहला जो वर्ण है वो क्या है, गुरु है, यानी कि दीर्घ स्वर है, वही बाद के जो दोनों है वर्ण वो क्या है, लघु वर्ण है, ठीक है, यानी ह्रस्व वर्ण है। तो एक नगन, 2 भगन और एक रगण। अब रगण क्या होता है, तो पहला पद, ठीक है, और अंतिम पद। रगण का पहला और अंतिम पद क्या होता है, वर्ण गुरु होता है और बीच का लघु होता है। अब देखिए जैसे एक शब्द है राधिका, ठीक है, इसमें पहला वर्ण तथा अंतिम वर्ण गुरु है, आकार है, ठीक है, गुरु है रा और का, जबकि बीच का जो वर्ण है यानी कि धी, ये क्या है, लघु वर्ण है। तो इस प्रकार पहला और अंतिम वर्ण गुरु हुआ, बीच का वर्ण लघु। तो इस प्रकार ये हुआ रगण। देखिए आप इसको कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि रगण, जगन, तगन ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है द्रुत विलंबित में कि एक तो 4 चरण हो गए द्रुत विलंबित के, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हो गए, और वर्णों का क्रम अगर बताया जाए तो क्या है, एक नगण, 2 भगण और एक रगण के क्रम में द्रुत विलंबित का काव्य पद रहता है। हम आगे देखेंगे मंदाक्रांता। मंदाक्रांता भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार केवीएस की परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। मंदाक्रांता वह वर्णिक छंद है। अब देखिए मंदाक्रांता भी क्या है, वर्णिक छंद है, जैसा कि हम पढ़ ही रहे वर्णिक छंद, ठीक है। इसके 4 चरण होते हैं, तो इसमें भी कितने चरण हो गए, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं, मंदाक्रांता के 17 वर्ण। देखिए परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रत्येक चरण में मंदाक्रांता के कितने वर्ण होते हैं, ऑप्शन में कुछ भी दिया रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 17 वर्ण होते हैं इसके प्रत्येक चरण में, जिसमें से एक मगण होता है, एक भगण होता है और एक नगण होता है। भगण और नगण तो अभी आपने पढ़ा ही, मगण समझ लीजिए कि मगण में कैसे शब्द होते हैं, तो इसमें तीनों पद क्या होते हैं, तीनों वर्ण जो होते हैं वो गुरु वर्ण होते हैं। जैसे शब्द है आवारा, इसके 3 वर्ण है आ, वा, रा, और तीनों गुरु है, ठीक है, यानी कि तीनों दीर्घ है। तो इस प्रकार ये हो गया मगण। तो एक मगण, एक भगण और एक नगण, और साथ साथ 2 तगण भी होता है, ठीक है, 2 तगण, और अंत में 2 गुरु के क्रम में रखे रहते हैं, अर्थात तगण आपने समझा। तगण के बारे में तो प्रारंभ ही आपने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार एक मगन, एक भगन, एक नगण तथा 2 तगण, और अंत में 2 गुरु के क्रम से रखे गए रहते हैं, गुरु के क्रम से रखे रहते हैं, गुरु यानी दीर्घ, ठीक है। तो इस प्रकार ये मंदाक्रांता का क्रम होता है। आपको इसके चरण की संख्या याद रखनी है कि 4 चरण और वर्ण भी साथ साथ 17 वर्ण, ठीक है। अगला छंद है वर्णिक हमारा मालिनी। मालिनी वह वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जो 2 नगण, 1 मगण तथा 2 यगण के क्रम में होता है, ठीक है। नगण और मगण ये तो आपने देख ही लिया। यगण आप देख लीजिए कि यगण में कैसे शब्द होते हैं। तो देखिए यगण का पहला जो वर्ण होता है वो लघु होता है, और बाद वाला जो 2 वर्ण होता है वो गुरु होता है, ठीक है। जैसे एक शब्द मैंने लिखा है बुलाया, बुलाया में पहला जो है वो लघु है, और ला तथा या ये दोनों क्या है, गुरु है। तो इस प्रकार ये यगन होता है जिसमें पहला पद लघु होता है और बाद का 2 जो होता है वर्ण वो गुरु होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यगन क्या होता है। तो इस प्रकार जो ये क्रम है वो क्या हुआ, 2 नगण, 1 मगण तथा 2 यगण के क्रम से रखे रहते हैं मालिनी में, और 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है, ठीक है।
कितने अक्षरों पर? 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है। यति का अर्थ आपने पढ़ा ही, विश्राम या विराम कहते हैं। तो इस प्रकार ये वार्णिक छंद थे। मालिनी। अगला है शिखरिणी। तो शिखरिणी वह वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। अब ये भी कितने चरण हुए? शिखरिणी के भी 4 चरण हुए और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण। ठीक है। शिखरिणी में जो एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक लघु और एक गुरु के क्रम में रखे रहते हैं। यगण आपने देख लिया, मगण भी आपने देख लिया, नगण भी आपने देख लिया। अब देख लीजिए सगण में क्या होता है। तो सगण में पहला 2 लघु होता है, उसके बाद गुरु होता है। जैसे एक शब्द लिखा है मैंने, गमला। ठीक है। इसमें ग म ये 2 जो वर्ण है ये लघु है और अंत का जो वर्ण है ला, ये क्या है? गुरु वर्ण। तो इस प्रकार सगण होता है जिसके 2 पहले के पद लघु हुए और जो बाद के जो वर्ण हुए वो क्या हो गए? गुरु हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक लघु और एक गुरु के क्रम से रखे गए रहते हैं शिखरिणी में और 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। इसमें यति कब होती है? 6 और 11 वर्णों पर यति होती है शिखरिणी में। ठीक है। अगला है सवैया छंद। सवैया वह वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं सवैया में। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। ये जो गण है ये यही 8 गण। ठीक है। ये जो आपने नगन, भगन, तगन, यगन ये सब पढ़ा ना, इनको गण कहा जाता है। ये गण 8 होते हैं। ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है सवैया में। ठीक है। तो इस प्रकार ये सवैया की विशेषताएं थी। अगला देखेंगे मतग्ग यंद। ठीक है। मतग्ग यंद वह सवैया है। ये क्या है? वह सवैया है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 23 अक्षर होते हैं जो 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में रखे गए हैं। भगण आपने देखा ही। भगण क्या होता है? इसमें पहला पद क्या होता है? गुरु होता है। पहला वर्ण गुरु हुआ और बाद का जो 2 वर्ण हुआ वो हुआ लघु। ठीक है। तो जैसे एक शब्द है कीमत, मैंने आपको समझाया था। कीमत में पहला जो वर्ण है वो हुआ गुरु और बाकी का म, त, ये 2 वर्ण क्या हो गए? लघु। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में रखे जाते हैं मतग्ग यंद। ठीक है। तो ये मतग्ग यंद की विशेषता है। वार्णिक छंद है ये भी। और ध्यान दीजिएगा मतंग यंद क्या है? सवैया है। ठीक है। हम आगे चलेंगे। अब देखिए अगला जो वार्णिक छंद है वो है कवित्त। कवित्त वह वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31-31 या 32-32 या 33-33 वर्ण रहते हैं। कवित्त में कितने? या तो 31-31 रहेगा, या तो 32-32, या तो 33-33 वर्ण रहते हैं इसके प्रत्येक चरण में। ठीक है। इसमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण होने से गणों का विधान नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कवित्त में गणों का, ये जो तगन, मगन ये सब है, ये गण जो है इसमें गणों का विधान नहीं है कवित्त में। ठीक है। केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है और कवित्त में वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है। आपको ध्यान देना, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इन सब से। इसके 3 भेद होते हैं। अब देखिए इसके कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए कवित्त के। ये भी पूछा जाता है कि कवित्त के कितने भेद है, तो कवित्त के 3 भेद है। अब कौन कौन से भेद है? मनहरण कवित्त, रूप घनाक्षरी तथा देव घनाक्षरी। इनको भी ऑप्शन में दे करके पूछा जाता है कि कवित्त के भेदों में से इनमें से कौन से नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं। तो मनहरण कवित्त,
रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी ये 3 कवित्त के भेद हैं। मनहरण कवित्त किसे कहते हैं, बस हम एक बार पढ़ लेंगे। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्णों पर यति होता है और अंत में गुरु होता है, ठीक है। वही रूप घनाक्षरी, इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होता है और अंतिम वर्ण लघु होता है, ठीक है। वही देव घनाक्षरी, इसके प्रत्येक चरण 33 वर्ण के होते हैं। प्रत्येक 8वें वर्ण पर विराम होता है, अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। हम आगे चलेंगे। अब देखिए, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक की बात कर रहा है यहाँ पे, के आधार पर मात्रिक छंदों का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम मात्रिक छंदों का क्रम देखेंगे और ये क्रम जो है वो मात्रा के हिसाब से क्रम दिया हुआ है, अर्थात कम से अधिक। किस मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं हैं हम इसको देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में मात्राएं पूछी जाती है। कम से अधिक देखते चलेंगे। तोमार में 12 मात्राएं, चौपाई में 15 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं, अरिल में 16 मात्राएं, श्रृंगार में 16 मात्राएं, बरवे में 19 मात्राएं, पीयूष वर्षक में 19 मात्राएं, राधिका अर्थात लवनी में 22 मात्राएं, कुंडल में 22 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, दोहा में 24 मात्राएं, सोरठा में 24 मात्राएं, रूपमाला में 24 मात्राएं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी मात्राएं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम आगे देखेंगे और भी मात्राओं को। गीतिका 26 मात्राएं, सरसी 27 मात्राएं, हरि गीतिका 28 मात्राएं, उल्लाला 28 मात्राएं। वीर और सार थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, ताटंक 30 मात्राएं, आल्हा 31 मात्राएं। इसके अलावा कुंडलियां और छप्पे, आपको पता है कि ये दोहा और रोला के मिलने से कुंडलियां बनी है और रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पे, ठीक है। तो विशेषकर जो मैंने अभी सब बताया है इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये तो थे सभी मात्रिक छंदों की मात्राओं की संख्या। अब आगे हम देखेंगे वर्णिक छंदों की, ठीक है। तो चरण में वर्णों की संख्या यहाँ भी कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का क्रमानुसार विवरण हम देख लेंगे। सबसे पहला जो छंद है स्वागता, जिसमें 11 वर्ण है। भुजंगी में भी 11 वर्ण है, शालिनी में भी 11 वर्ण है, इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण है, उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण है, उपजाति 11 वर्ण, वंशस्थ 12 वर्ण, भुजंग प्रयात 12 वर्ण, द्रुत विलंबित 12 वर्ण, तोटक में 12 वर्ण, वसंत तिलिका में 14 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण, मंदाक्रांता में 17 वर्ण, शिखरिणी में 17 वर्ण, शार्दुल विक्रीडित में 19 वर्ण, स्त्रगधरा में 21 वर्ण, सवैया में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। घनाक्षरी में 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण। इस प्रकार सभी वार्णिक छंदों में भी सभी वर्णों की संख्या को आपने देख लिया और यहीं पर हमारा पूरा छंद समाप्त हो जाता है। हमने पिछली वीडियो में अलंकार और आज की वीडियो में छंद पढ़ लिया। हमारा छंद अलंकार पूरा पढ़कर समाप्त हो गया है। अगर आपने पिछला वीडियो भी नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें। और अगली वीडियो में हम देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। स्किप करने से आप बहुत सारे मूलभूत बिंदुओं से छूट जाते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताती हूँ वीडियो के बीच बीच में, जिससे आप अवगत नहीं हो पाते हैं और परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ और लोगों को भी और विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो सके। तो चलिए अब समय है प्रश्न का, जहां हम सबसे पहले कल के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि पीपर पात सरिस मन डोला में वाचक चिन्ह क्या है।
जिसका सही उत्तर था, इसमें वाचक जो चिन्ह है वो है सरिस। और जिन विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है उनमें है शिवानी मिश्रा प्रतापगढ़ से, अर्चना लोधी चंद्रकला गौतम से, बनवारी लाल हनुमानगढ़ को बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। आप बिल्कुल अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहें। और चलिए अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का हमारा प्रश्न है कि किसी एक अर्धसममात्रिक छंद का नाम बताइए। तो जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर अपने नाम और शहर के साथ लिखकर भेज दीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, एक लाइक जरूर करें यदि वीडियो पसंद आई हो तो, और लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।